हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में। आज से हम शुरू करने वाले हैं तुगलक वंश को। और आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक को, जिसका मूल नाम था गाजी मलिक। दोस्तों, इससे पहले हमने खिलजी वंश को पढ़ा था। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को विस्तार से जाना था। तो निवेदन है कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो देखें ताकि आगे की लिंक को कनेक्ट कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने यानी गाजी मलिक ने, जब उसका नाम गाजी मलिक हुआ करता था, गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरव शाह की हत्या कर दी थी और तुगलक वंश की नींव डाली थी। और दोस्तों, ये गाजी मलिक था पहले दीपालपुर का सूबेदार हुआ करता था। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम उसके आगे की कहानी जानेंगे। देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने इस 5 वर्ष के शासन में, जो 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक चला, इस अवधि में उसने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले संक्षेप में बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक ने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कठोर नीति अपनाई थी प्रशासन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, उसको थोड़ा सा ढीला किया। यानी प्रशासन में थोड़ी शिथिलता, थोड़ी सी धर्म के क्षेत्र में भी शिथिलता लाई, और इसलिए इसकी नीति को मध्यपंथी नीति कहा गया। और दूसरा क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में कई आक्रमण किए, लेकिन सीधे नियंत्रण में नहीं लिया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण भारत को सीधे सल्तनत के नियंत्रण में ले लिया गया। ये 2 महत्वपूर्ण काम थे। इसको अभी विस्तार में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो तुगलक सुल्तान थे, ये कोरोना तुर्क जाति के थे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, तुर्क शासन। ये भी तुर्क थे, लेकिन ये कोरोना तुर्क थे। अभी कोरोना तुर्क क्या है दोस्तों? कोरोना तुर्क एक सम्मिश्रण है तुर्कों और मंगोलों का। यानी इनके जो माता पिता थे वे कुछ तुर्क थे और एक मंगोल जाति के थे। उनके ये संतान थे, तो इनको कहा जाता है कोरोना तुर्क। अब गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति क्या थी? इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि को नापने की व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि नापने की कौन सी व्यवस्था लागू की थी? बिस्वा को भूमि को नापने की इकाई बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने उस प्रथा को खत्म कर दिया और पुरानी व्यवस्था को लागू किया। पुरानी व्यवस्था कौन सी थी? बटाई, मसाहत, मुक्ताई, ये व्यवस्था हम आगे पढ़ेंगे। ये व्यवस्था को पुनः लागू किया और खूत और मुकदमों के विशेषाधिकार वापस लौटा दिए, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था। तो इस तरह भू राजस्व के क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई। और क्या पुरानी व्यवस्था? भू राजस्व की दर जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 कर दी थी, वो इसने वापस 1/3 कर दी, यानी घटा दिया। 1/3 यानी कि 33% लगान की दर कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दाग और चेहरा प्रथा लागू की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको प्रभावशाली ढंग से लागू किया। भाई, जो अच्छी व्यवस्था लगी उसको तो और अच्छे से लागू किया गया, जो लगा कि ठीक नहीं है उनको खत्म कर दिया। तो ये दाग और चेहरा प्रथा को प्रभावशाली ढंग से लागू किया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि नहरों का निर्माण करने वाला ये पहला सुल्तान था। यानी कि इसने सिंचाई, जल आपूर्ति के संबंध में सोचा और काम भी किया। तो इस तरह ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वही तथ्य हमने इसमें डाले हैं। तो इस तरह गयासुद्दीन तुगलक ने जो उदारवादी नीति अपनाई, उसको एक नाम दिया गया है रस्मे मियान या मध्यपंथी नीति। ये शब्द याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि रस्मे मियान या मध्यपंथी नीति को अपनाने वाला कौन सा सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये तो थी गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति। अब हम देख लेते हैं इसकी सैनिक नीति क्या थी, यानी इसकी क्या सैनिक उपलब्धियां थी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक था, जब ये सुल्तान बना, तो इसका जो पुत्र था जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन बनता है, तो ये जौना खां के सेनापतित्व में महत्वपूर्ण सैनिक उपलब्धियां हासिल की गई। यानी समय किसका है?
गयासुद्दीन तुगलक का, और उपलब्धियां किसने हासिल की हैं? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये ध्यान रखना। तो क्या किया जौना खान ने? वारंगल के काकतीय वंश को और मदुरा के पांड्य वंश को यानी पांड्य राज्य को विजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। दोस्तों पिछले वीडियो हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने भी वारंगल और पांड्य राज्य को विजित किया था, लेकिन वहां से राजस्व वसूला, धन लूट कर लाए, लेकिन सीधे नियंत्रण में शासन स्थापित नहीं किया। और गयासुद्दीन तुगलक के शासन में ये क्या किया गया कि दक्षिण के इन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। वारंगल का नाम भी बदल दिया गया और क्या रखा गया? सुल्तानपुर। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। तो इस तरह गयासुद्दीन तुगलक के समय लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, यानी कि सीधे नियंत्रण में आ गया। ये जो जौना खां था, राजमुंदरी के अभिलेख में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। तो ये ध्यान रखना, दुनिया का खान किसको कहा है? जौना खान। और जौना खान जब ऑप्शन में नहीं आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक लिख के आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान। जब वारंगल अभियान से लौट रहा था जौना खान, लौट के समय इसने उड़ीसा पर भी आक्रमण किया और वहां से धन संपत्ति लूटी। जब जौना खान वारंगल अभियान पर था, उसी समय मंगोलों का आक्रमण भी होता है। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के समय ही मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो सुल्तान ने एक दूसरे सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी और इनको परास्त करके भगा दिया। गयासुद्दीन तुगलक का एक अंतिम अभियान था, यानी यहाँ सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक खुद गया था बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए, और ये इसके जीवन का अंतिम अभियान था। इसके बाद वापस दिल्ली नहीं पहुंचा। इस संबंध में बहुत ही रोचक कहानी है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था और वहीं से उसने संदेश भेजा था निजामुद्दीन औलिया को। अब ये निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे जिनकी बहुत प्रसिद्धि थी दिल्ली में, और इनकी प्रसिद्धि से बहुत ही जलन रखता था ये सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने जब खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को मारा था और खुसरो शाह को समर्थन प्राप्त था निजामुद्दीन औलिया का, तो तभी से निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में मनमुटाव था और यह इसकी प्रसिद्धि से भी जलता था। तो ऐसे जब बंगाल अभियान पर गया हुआ था गयासुद्दीन तुगलक, बंगाल से ही संदेश भिजवाया औलिया को कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले हमारी राज्य की सीमा से बाहर चले जाना। तो औलिया ने तब सुल्तान से क्या कहा था? मतलब संदेश भिजवाया था इन्होंने बदले में कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये कथन आपने बहुत सुना होगा। जब कोई लक्ष्य बड़ा या दूर महसूस होता है तो लोग कभी कभी चिढ़ाने के लिए कह देते हैं कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये वही कथन है जो निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। और दोस्तों जैसे कि इनकी वाणी में बिल्कुल सत्यता छुपी हुई थी, सुल्तान वापस दिल्ली तक नहीं आ पाया। क्या हुआ? जब गयासुद्दीन बंगाल से वापस लौट रहा था तो दिल्ली के समीप तुगलकाबाद में, जो तुगलकाबाद नगर इसने खुद बसाया था, उसी नगर के पास एक गांव था अफगानपुर। इस गांव में इसके स्वागत के लिए लकड़ी का एक महल बनवाया गया। उस महल में दबने से ही सुल्तान की मृत्यु हो जाती है मार्च 1325 ईस्वी में। और दोस्तों कहा जाता है कि लकड़ी का महल इसके पुत्र जौना खान ने ऐसा बनवाया था कि कोई विशेष स्थान ऐसा था जहां पर ज्यादा दबाव देने से ये लकड़ी का महल भर भरा कर गिर जाए। और दोस्तों यही हुआ जब गयासुद्दीन तुगलक को इस लकड़ी के महल में स्वागत के लिए बिठाया गया मंच पर और इसके सामने हाथियों की परेड करवाई गई, तो जो विशेष स्थान कोई तय था वहां से जब हाथियों को गुजारा गया तो लकड़ी का महल भर भरा कर बैठ गया और गयासुद्दीन तुगलक इसमें दबकर मर गए। कहानी खत्म। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था?
दिल्ली के निकट एक तुगलकाबाद नगर बसाया था और इसी नगर को बसाने के सिलसिले में भी निजामुद्दीन औलिया से इनकी बहस हुई थी और बाद में इनकी मृत्यु के बाद तुगलकाबाद में ही गयासुद्दीन तुगलक को दफन कर दिया गया। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। जो दो बातें मैंने पहले बताई थी संक्षेप में रिकॉल कर लो कि इसने मध्यपंथी नीति अपनाई, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कठोर नियंत्रण स्थापित किया था प्रशासन पर, उसमें थोड़ी सी ढिलाई इसने बरती और मध्यपंथी नीति को अपनाया, यानी राजस्व व्यवस्था की पुरानी नीतियों को वापस लागू किया। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ इसके समय में, कि दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष रूप से सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि हमें वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक को पढ़ेंगे, जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।